हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत फर्स्ट जो हमारी बुक है यानी हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। बेसिकली चैप्टर नंबर 8 तक हम लोग इस देख चुके हैं। आज हम बेसिकली चैप्टर नंबर 9 की हम लोग इसमें बात करेंगे और चैप्टर नंबर 9 आपके सामने है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और आपको पता है जब भी हम स्टोरी पढ़ते हैं तो एक छोटी सी कहानी के साथ हम लोग स्टोरी को जोड़कर अपने चैप्टर को पढ़ते हैं ताकि हमको सारी चीजें जो विजन है पूरा वो बहुत अच्छे से समझ आ जाए। और इसी तरह से हम लोग हर फेज को आपका गौर करते हुए आपका चलते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो इतना आपको ध्यान रहा होगा, इतनी सारी चीजें आपने देख ली होंगी। इसमें अगर कोई आपका डाउट बनता है, कोई क्वेरी आपकी बनती है, कोई भी प्रश्न है किसी प्रकार का, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे बेहिचक, बिना डरे, बिना हिचकिचाए अपने क्वेश्चन को, अपनी क्वेरी को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा अगर किसी कोई क्वेरी है, किसी कोई प्रश्न है, किसी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो बाजार में घूमती जिगनी। अब देखिए, जगनी अपने गांव के मेले में आस लगाए बैठी थी कि स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शौक रंगों वाली फूलों की प्रिंटिंग वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मजेदार खिलौने और उनमें बहुत अच्छे लगेंगे। इन चीजों को बेचने वाले दुकान, बस, ट्रकों पर आते हैं, इन रात में अपना सामान समेट कर वापस चले जाते हैं। जगनी को हैरानी थी कि वे हमेशा इस तरह से क्यों घूमते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे व्यापारी थे, वे आपका चीजों को उन जगह से खरीदते हैं जहां इन्हें बनाते थे और फिर इनमें आपका मेले में बेचते थे। यानी कि एक स्थान में वो चीजों को बनाते हैं, फिर दूसरी जगह जाके उनको उन स्थानों पर उनको वो आपका बेच देते हैं। ये सारी कहानी उसकी माँ ने उनको बताई कि एक जगह पर सामान बनता है, दूसरी जगह पर जो आपके बाजार हैं उन बाजारों में उस सामान को आपका बेचा जाता है। और यही प्रोसेस है किसी भी चीज का। आप किसी चीज का अपना प्रोडक्शन करते हैं, कोई बनाते हैं, आप उसको मार्केट में, मेले में, बाजार में, शॉप्स में, होलसेल में, आप उनको रिटेल में आप उनको सेल करते हैं। ठीक, यही चीज है। अब इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि व्यापारी और व्यापार और व्यापारी के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पर्स वाले बर्तन में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर पर इनकी सारी कटोरियां और थालियां हैं, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिली हैं। कह रहे आपने देखा होगा कि कुछ चैप्टर नंबर 8 में आप पढ़ोगे, कुछ आपको कटोरियां मिली हैं, कुछ आपको बर्तन मिले हैं, कुछ पॉलिश वाले सामान मिले हैं। तो ये सब चैप्टर 8 में हमने वाकई में आपका देखा भी था और हल वगैरह वाला भी हमने देखा था। ठीक, और सिक्के भी मैंने आपको दिखाए थे। ठीक, अब देखिए, तो कह रहे हैं कि इस उपमहाद्वीप में अनेक पुरास्थल मिले हैं। पुरास्थल का मतलब है बहुत सारे पुराने स्थान मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। इसका अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बर्तन थे वहां व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते होंगे। क्या कर रहे होंगे कि व्यापारी इनको ले जाकर क्या करते होंगे, जो अलग अलग जगह हैं इन अलग अलग जगह पर इनको बेचते होंगे। ठीक, कहां बेच रहे हैं? अलग अलग जगहों पर इनको बेच रहे हैं। दक्षिणी भारत में सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। कह रहे जो दक्षिण भारत था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? सोना, मसाला, खासतौर पर काली मिर्च, इन सब के लिए क्या था? वो आपका प्रसिद्ध था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बेसिकली जो आपका फेमस है, क्या फेमस है आपका दक्षिण भारत, और किस चीज के लिए फेमस है, ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य की इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज, सड़कों से रास्ते होते हुए दक्षिणी भारत में अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन रोमन के साथ बहुत अच्छा व्यापार चलता होगा। कह रहे कि इन चीजों से ही हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उनका व्यापार है वो कैसा होता होगा, और हम इसको बहुत अंदाजे से, बहुत अच्छे से ये सारी चीज हम इसमें देख सकते हैं। ठीक, कि क्या कुछ हो रहा होगा। ठीक है, ये इसको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अब कह रहे हैं व्यापारी से जुड़ी एक कविता है, इस कविता को थोड़ा देखिए। ठीक,
अब देखिए, व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से मिलते हैं। कह रहे जो आपका व्यापार हो रहा था, जो ट्रेड था, उसके विषय में अगर आप जानकारी के तौर पर देखोगे तो संगम साहित्य को हमने पढ़ा है, तमिल साहित्य को हमने देखा है, उसमें बहुत सारी कविताएं ऐसी लिखी हैं जो आपका व्यापार के एग्जाम्पल को आपका सेटिस्फाई करती हैं। व्यापार के एग्जाम्पल को हमको बताते हैं कि ट्रेड क्या है, कैसे था। जैसे नीचे लिखी गई कविता में पूर्वी समुद्री तट के स्थिर फुहार पतन से लाए जाने वाले माल का वर्णन है। कह रहे कहां से है? पूर्वी पतन, यानी कि पूर्वी घाट से उड़ीसा वाले क्षेत्र में जो भी कुछ आपका हो रहा होगा वहां की जानकारी और उसके विषय में हमको इसमें बताया गया है, और उसी पर हम लोग थोड़ा सा गौर भी करेंगे और इस पर बात भी करेंगे, ठीक, और इसको देखेंगे। जैसे आप सबसे पहले इसमें देखेंगे तो हमें और बहुत सारी चीज हैं जो इसमें देखने के लिए मिलेंगी। समुद्री जहाज पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली ब्रिज की गठरियां, हिमालय से मिले रतन और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ी, दक्षिणी सागर से मोती, पूर्वी सागर से मूंगे, गंग और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन, दुर्लभ आयात। इस कविता में उल्लेख की सूची बनाओ, तुमको इन चीजों के बारे में उपयोग कैसे कियोगे। अब आपको सूची साथ में यह भी बनानी है पूरी चीज पढ़ने के बाद इस कविता को, कि उस समय कौन सी चीज कहां से लाई जा रही। आगे देखें तो देखिए, हिमालय से क्या मिले हैं? रतन, ठीक। समुद्र से क्या लाए गए हैं? तेज तर्रार घोड़े। दक्षिण के पहाड़ियों से क्या मिले हैं? चंदन। दक्षिणी सागर से क्या मिले हैं? मोती। पूर्व से क्या मिले हैं? मूंगे। तो ये चीजें हमको बताई गई हैं और दिखाई गई हैं कौन सी क्षेत्र में कहां से क्या प्रोडक्शन हो रहा था और क्या चीजें आपकी मिल रही थी। देख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे गौर करके देखते हैं। व्यापारी ने इन समुद्री रास्ते खोज निकाले हैं। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे तो सब कुछ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी को पार करते थे। नाविक मानसूनी हवाओं का फायदा उठाकर अपनी यात्रा को जल्द पूरा कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब सागर के पूर्वी तट से उपमहाद्वीप के तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के मजबूत जहाज का निर्माण किया गया था, और कह रहे हैं कि ये लोग इस तरह की यात्रा करते थे और जो जहाज बनाए गए थे वो भी आपकी बहुत मजबूत तरीके से थे, ताकि जब भी वो यात्रा करें तो उस यात्रा में किसी तरह की कोई इनको समस्या आपकी पैदा जो है नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीजों पर हम लोग आपका इनको ही देख रहे थे, ठीक। ये मजबूत जहाजों का निर्माण था ताकि जिससे लंबी जगह की यात्रा आसानी से कर सकें या हो सके। इसके आगे है कि समुद्र तटों के लगे राज्य की कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो आपके समुद्री तटों से लगे थे। तो इसमें आप देखेंगे इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इसमें बहुत से पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदान इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदार और राजाओं के आसपास धीरे धीरे काफी संपत्ति की शक्ति हो गई थी। संगम कविताओं में मुंदेर की चर्चा मिली है और एक तमिल शब्द है इसका अर्थ है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन परिवारों के मुखिया के रूप में किया गया है, ठीक। क्या किया गया है? मुखिया के रूप में किया गया है। जैसे चोल, चेर, पांड्य जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। और मैंने आपको मानचित्र बनवाया था, यहाँ मैंने चेर दिखाया था, यहाँ मैंने चोल, और इधर मैंने आपको पांड्य बताया था। अगर आप भारत का मैप देखोगे और आप अपनी कॉपी को खोलोगे तो मैंने चोर, चेर, पांड्य, संगम, ये सारे वंश आपको वारंगल वगैरह सब मैंने आपको लिखवाए हैं और आपको बताए हैं कि कहां पर है। तो एक बार जो हमने मैप बनाया था उस पर पहुंचिए फटाफट और देखिए चोल, चेर, पांड्य कहां कहां पर हैं। देखिए कौन है केरल में, कौन है?
उत्तरी तमिलनाडु में कौन है? कह रहे हैं कि इन तीनों मुखियाओं ने अपने दो दो सत्ता केंद्र थे, इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में। इस तरह से 6 केंद्रों में से 2 सबसे महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन यानी कि पुहार यानी कि कावेरी पत्तनम, और दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरै, यानी कि जो आपकी मदुरै है, मदुरै की बात कर रहे हैं, और आपका कावेरी की जो आपकी नदी है उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़े। ठीक, कह रहे हैं कि ये मुखिया लोग नियम से कर की बजाय उपहार की मांग रखते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थक नाते रिश्तेदार सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कविताओं में उन कवियों की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो आपके कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ अर्थात सुंदर कपड़े दिखाई देते हैं। इसके लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन राज नामक वंश आपका प्रभाव पड़ा। सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा सातवाहन नामक श्री सातकर्णी था। इनको सातकर्णी गौतम भी बोलते हैं। इसके बारे में हम उनकी माता गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है, और वह अन्य सातवाहन के दक्षिण पथ के स्वामी कहते थे। यानी सातवाहन को क्या कहा जाता था कि सातवाहन के जो लोग हैं ये क्या हैं? दक्षिण पथ के क्या हैं? स्वामी हैं। ये क्या थे? सबसे प्रमुख थे, और ये मुखिया के रूप में भी चले। ठीक, और किसके पुत्र थे? गौतमी। इसलिए सातवाहन वाले जो सातकर्णी है, ये अपना नाम क्या लिखेगा? गौतमी सातकर्णी पुत्र लिखेगा अपने आप को। पूरा नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये अपना नाम लिखेगा। ठीक, ये अपने मां के नाम से अपने राज्य को चलाएगा। दक्षिण पथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिण के क्षेत्र का यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में अपनी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। क्या तुम बता सकती हो कि श्री सातकर्णी तटों के नियंत्रण करना क्यों चाहता था? बताइए, क्यों चाह रहा होगा कि वो आपके तटों पर नियंत्रण हो? अगर तटों पर नियंत्रण होगा तो जाहिर सी बात है कि व्यापारिक केंद्र उसके हाथ में रहेंगे। व्यापारिक रहेंगे तो टैक्सेशन बढ़िया रहेगा और पूरी गतिविधि पर उसकी नजर रहेगी। तो कुछ ऐसे ही कारण रहे होंगे जिनकी वजह से वो इसलिए कर रहा था। ठीक, देखिए, अगला बात करेंगे रेशम मार्ग की कहानी। सिल्क रूट की कहानी मैंने आपको पहले भी बताई है कि कुषाणों के समय में ही सिल्क रूट आपका डेवलप हुआ था, और चाइना से होते हुए, भारत से गुजरते हुए, और ये मध्य एशिया को जोड़ने का एक व्यापारिक मार्ग था, और इसी माध्यम से आपके सिल्क के वस्त्र का आपका ट्रेड होता था। इसलिए हम इसको रेशम मार्ग कहते हैं। कीमती चमकीले रंग, चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी मार्ग अत्यधिक समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया थी। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत की कताई होती थी और फिर उसे कपड़े में बुना जाता था। रेशम की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीकी को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया में छिपाए रखा, पर चीन से पैदल घोड़े ऊंट से कुछ दूर की जगह पर थे। वे अपने साथ ही रेशमी कपड़े भी ले गए। जिन रास्ते पर ये लोग यात्रा कर रहे थे वहां रेशम मार्ग सिल्क रूट्स के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या हुआ? सिल्क रूट के नाम से आपका प्रसिद्ध हो गया। यानी कि जहां से ये रेशम के कपड़े ले जाते थे उसी रूट को क्या बोला गया? आपका ध्यान रखना है, सिल्क रूट। देख लीजिए।
कभी कभी चीन के शासक ईरान पश्चिमी एशियाई के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासक और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन बन गया था। ठीक, कहां बन गया था? शासकों में धनी लोग ही क्या करते थे? आपका रेशम के कपड़े पहनते थे कि अगर रेशम का कपड़ा अगर हम लोग पहनेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, और बड़ी डिमांड थी इसकी उस समय। जो अमीर वर्ग था, उच्च वर्ग था, शासक लोग थे, वो रेशम के कपड़ों को पहनकर अपने आप को बड़ा एक फैशन में अपने आप को प्राउड फील करते थे। ठीक, तो ये बड़ा दौर था आपका रेशमी कपड़ों के तौर पर। आप इसको देख सकते हैं, आप इस पर विचार कर सकते हैं। इसकी कीमतें बहुत ज्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले व्यापारी से यात्रा शुल्क भी मंगवाते थे। मानचित्र 6 पृष्ठ 77 से इसको देखो। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारी कर शुल्क तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले यह शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों से आक्रमण की सुरक्षा प्रदान करते थे। यानी कि अगर आपको सिल्क रूट से गुजरना है तो आपको वहां के शासक, वहां के राजाओं को कुछ आपको टैक्स वगैरह देना पड़ेगा। तो टैक्स के देने के माध्यम से क्या होगा कि जब आप ये सब चीज दे दोगे तो जो आपको लुटेरे उस क्षेत्र में आपको लूटने वाले थे वो आपको नहीं लूट पाएंगे। उस टैक्स से, उस उपहार से वो आपकी पूरी सुरक्षा करेंगे और उस रास्ते में, ताकि आप अपने सामान को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके। ठीक, आगे देखिए। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने में सबसे प्रमुख थे कुषाण, यानी कि कुषाणों से अच्छा आज तक कोई भी सिल्क रूट पर अपना कब्जा जो है नहीं जमा पाया। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमी उत्तर भारत के इन का शासन था। अब देखिए 2000 साल पहले देखोगे तो जो आपका मध्य एशिया है, पश्चिमी उत्तर भारत है, यानी कि पश्चिम का उत्तर और भारत, उनमें पूरा इनका शासन था। और कह रहे हैं कि जो आपके पेशावर तथा मथुरा, दो इनकी शक्तिशाली राजधानियां थी। तक्षशिला भी इसी राज्य का हिस्सा थी। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतन तक जाती थी। यानी कहां जा रही थी? मध्य एशिया से सिंधु नदी के तट का जो भाग है मुहाने तक आपका ये जा रही थी। ठीक, फिर जहां जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमान साम्राज्य तक पहुंचता था। उपमहाद्वीप का सबसे पहले सोने के सिक्के के जरिए शासकों को कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वालों को व्यापारी का ही इनका उपयोग किया करते थे। ठीक, क्या करते थे? व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। आगे बढ़े। सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होगा? चीन से समुद्री के रास्ते में रेशम मार्ग का निर्यात होता था। मानचित्र 6/67 में इसको ढूंढो। समुद्र के रास्ते रेशम मार्ग में क्या सुविधा थी और क्या समस्या, इसको भी बताना है। अब थोड़ा सा देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रसार। मैंने आपको बौद्ध के विषय में पढ़ाया है, बौद्ध मैंने पढ़ाए हैं, जैन धर्म मैंने आपको पढ़ाया है। इन दोनों धर्म के विषय में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक एक करके सारी चीजों के विषय में आपको समझाया है। अब मुझे बताइए कितने बच्चों को बौद्ध धर्म याद है? कितनों को याद है बौद्ध धर्म के विषय में? सारनाथ ने किस किसने पढ़ा है? सांची के स्तूप के विषय में किस किसने पढ़ा है? ठीक, बौद्ध विहार के बारे में किसने पढ़ा है? गुफाओं के विषय में किसने पढ़ा है? बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया।
उसने बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसे एकत्र होकर बौद्ध विद्वान के विषय में विचार विमर्श करते थे। बुद्ध के जीवन में बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि आशुतोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अशुघोष तथा अन्य विद्वान ने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसी की दो मुख्य विशेषता हैं। पहली है मूर्ति में युद्ध की उपस्थिति तथा कुछ में संकेत के माध्यम से आपका दर्शाई जाती है। मिसाल के तौर पर उनके निर्माण प्राप्ति के लिए पीपल के पेड़ की मूर्ति दर्शाया जाता है। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने लगी हैं। इनसे अधिकांश मथुरा है तो कुछ तक्षशिला में बनी है। कहाँ है? कुछ आपके तो कुछ आपके मथुरा में है, कुछ आपके कहाँ बनी है? कुछ आपके तक्षशिलाओं में बनी है। ठीक, ये हमको इसमें थोड़ा सा देखना है और गौर करना है। उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हैं, हुए ध्यान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने की बजाय वे लोगों को शिक्षा देने, मदद करने और सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझते हैं। धीरे धीरे बोधि स्तंभ की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया में चीन के बाद कोरिया तथा जापान तक फैल गई। कहाँ फैल गई? कोरिया और जापान में ये सारी चीजें आपका बहुत अच्छे से फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए पहाड़ों की दर्जनें गुफाएं खोद दी गई। क्या हो गया? बहुत सारी दर्जनों गुफाएं जो हैं पहाड़ों में खोद दी गई। देखिए, ये आपको दिखाया, इसकी इमेज को थोड़े से गौर करके देख लीजिए, फिर इसी में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देख लिया? चलिए देखिए, सांची के स्तूप की एक मूर्ति चित्र है। इस यहां वृक्ष के नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकार ने इसे बनाने के लिए खुदाई करके मूर्ति बनाई और बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के लिए वृक्ष के नीचे बैठाकर आपका ध्यान करते हुए दिखाया है। क्या है? इसको ध्यान करते हुए दिखाया है। क्लियर है? देख लिया आपने कि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए दिखा रहे। ये पूरा वृक्ष बना हुआ है और देखिए ये बौद्ध स्तंभ है। चलिए, तो जितना हमने अब तक पढ़ा है सिल्क रूट के विषय में, कुषाणों के विषय में, ठीक है, व्यापार के विषय में, गौतमीपुत्र सातकर्णी के विषय में, समुद्र से लाए गए चीजों के विषय में, कुछ भी आपको पूछना है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी कोई डाउट, किसी कोई क्वेरी है, पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने पूरे चैप्टर के सारी चीजों को हमने, इसमें जो भी आपका महत्वपूर्ण था, इंपॉर्टेंट था, सबको हमने देख लिया, सबको हमने बात कर लिया। कल बेसिकली हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इन सारी चीजों पर बौद्ध स्तूप के बारे में हम लोग और विस्तृत से जानेंगे और विस्तृत से पढ़ेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।